तेजस्वी यादव बोले, बीजेपी आरक्षण देना नहीं चाहती। देश भर में जातीय जनगणना की मांग पर आरजेडी का धरना। पार्टी बोली, लड़ाई जारी रहेगी। आरक्षण और जातीय जनगणना की मांग को लेकर के राजद नेता आज बिहार के 32 जिले में धरना दे रहे हैं। पटना में पार्टी ऑफिस के बाहर धरने में तेजस्वी यादव पहुंचे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरक्षण देना नहीं चाहती है, इनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी पर हमला जारी रखते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि ये नहीं चाहते कि रिक्शा चलाने वाले, नाला साफ करने वाले को आरक्षण मिले। बीजेपी के लोग चाहते हैं कि जो लोग नीचे हैं वह जिंदगी भर नीचे ही रहें और उनका विकास नहीं हो। चंद लोगों को ही मलाई खाने का अधिकार है। अशोक चौधरी का नाम लिए बगैर तेजस्वी यादव ने कहा कि आज भी लोग जाति को लेकर गाली देते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे जिस जाति में गरीबी हो उसे मिटाने का प्रयास होना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा, नीतीश कुमार अगर केंद्र को अपना समर्थन नहीं देते तो मोदी सरकार गिर जाएगी। इसके बावजूद नीतीश कुमार चुप क्यों है? नीतीश कुमार सिर्फ चुप रहने के लिए बने हैं या काम भी करेंगे? नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि हम लोगों को जो गालियां दी जाती है, जितनी ज़्यादा गालियां दी जा रही है, हम लोग उतने ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। इसका कार्यक्रम आप सब लोगों को पहले से ही सूचित था कि 1 दिवसीय धरना जो है रखा जाएगा और धरना का जो मुद्दा है, जो बिहार के जन जन के लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और मुद्दा ये है कि जो महागठबंधन की सरकार ने, जब हम बिहार के उप मुख्यमंत्री थे तो हम लोगों ने पिछड़े समाज के लिए, अति पिछड़े समाज के लिए, दलित आदिवासी समाज के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ाया और उसको 65% किया और ईडब्ल्यूएस का 10% एज इट इज रखा, यानी 75% आरक्षण हम लोगों ने लागू करवाया था। और उसके बाद हम लोगों ने मंत्रिमंडल की बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसको हम सब लोग भारत सरकार में अनुशंसा करेंगे कि इसको अनुसूची 9 में डाला जाए। जिस प्रकार शेड्यूल 9 अनुसूची 9 में तमिलनाडु राज्य का आरक्षण है जो कि सुरक्षित है, उसी हिसाब से जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया उसको भी हम लोग सुरक्षित करना चाहते थे। कई दिन हो गए, पार्लियामेंट में सवाल भी हमारे सांसद मनोज झा जी ने अभी जो सेशन चल रहा था उसमें पूछा तो भारत सरकार के लोगों ने गोल मटोल जवाब दे करके राज्य सरकार पे ही डाल दिया। कोई इतना बेवकूफ तो आज के दिन में है नहीं कि अनुसूची 9 का मामला, शेड्यूल 9 का मामला राज्य सरकार नहीं देती है, बल्कि भारत सरकार ही लाती है प्रस्ताव सदन में और उसके बाद ही ये तय होता है। इसका मतलब ये साफ था कि इनकी मंशा ही नहीं है कि किसी भी प्रकार से जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, जो नाला साफ करने वाले लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो भूमिहीन है, जिसको खाने का ठिकाना नहीं, भीख मांगता है, वो लोग मुख्य धारा में आए। वो लोग, वैसा समाज जो अंतिम पायदान पे खड़ा है, वो आगे आए, सबके साथ बैठे, सब बराबर रहे। ये भाजपा के लोग नहीं चाहते। भाजपा के लोग ये चाहते हैं कि कचरा धोने वाला जिस समाज में आता हो जिंदगी भर, उसके आने वाली पीढ़ी नाला साफ करे, कचरा धोए। रिक्शा चलाने वाले का बेटा
जिंदगी भर उसकी आने वाली पीढ़ी रिक्शा चलाने का काम करे। जो भूमिहीन है उसको जमीन न दो, जो भिखारी है उसको जिंदगी भर भिखारी बना करके रखो। यही भाजपा की असल मानसिकता है। यानी जो चंद लोग हैं, मलाई खाने का अधिकार उन्हीं को है। अपने यहां 10-10 12 नौकर रखेंगे, लेकिन उस समाज का नहीं सोचेंगे। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया। बात यह समझने की जरूरत है, ये है क्या, गिनती क्यों जरूरी है, आखिर क्यों सभी बड़े बड़े समाजवादी नेता समय समय पर जाति आधारित गणना की बातें की। जो महापुरुष रहे, जो हम लोगों के नेता रहे, सब लोगों ने आरक्षण की बात की और उन्हीं तबकों की बात की जो समाज में अंतिम पायदान पे खड़ा है, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो या अति पिछड़े हो। आज भी समाज में देखिएगा कि भेदभाव होता है। जाति का नाम लेकर के लोग गाली देता है, फल्ला फल्ला फल्ला, क्या क्या लोग नहीं बोलता था। क्या इस तरह की चीजें, दलित का लड़का का बेटा का अगर शादी हो रहा है तो घोड़ी पे नहीं बैठेगा, मंदिर में पूजा नहीं करेगा, क्या व्यवस्था थी। लेकिन आज इस बात की जरूरत है कि गिनती क्यों होना चाहिए। आज जब हम लोग गिनती की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये बांटने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी, तेजस्वी, ये लोग जात को लड़ाना चाहता है। मेरा सवाल है, जो लोग हम पे सवाल खड़ा करते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं। कोई लोग नाम लिखते हैं, अपने नाम के आगे सरनेम बोला जाता है। कोई लोग मिश्रा लिखता है, कोई लोग तिवारी लिखता है, कोई लोग यादव लिखता है, कोई लोग सिंह लिखता है, कोई लोग श्रीवास्तव लिखता है, कोई लोग पाल लिखता है, कोई लोग दास लिखता है, कोई लोग खुशवाहा लिखता है। ये क्या तेजस्वी ने, लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया? पहले से ही बांटने का काम किसने किया? किसने यादव बनाया, किसने मिश्रा बनाया, किसने दास बनाया, किसने खुशवाहा बनाया? हम तो वो बात कर रहे हैं, चाहे सिंह हो, चाहे श्रीवास्तव हो, चाहे पाल हो, दास हो, यादव हो, चाहे स्वर्ण जाति के लोग हो, पिछड़ी जाति के लोग हो, अति पिछड़ी जाति के लोग हो, दलित हो, आज उनकी स्थिति क्या है जरा ये पता करो। ये पता करो कि गरीबी सबसे ज्यादा किस जाति में है। चाहे जिस जाति में गरीबी है, गरीबी हमारा दुश्मन है, उसको मिटाने का काम करो। यही तो हम लोग चाहते हैं। सब लोग आए हैं, हम लोगों का ये लड़ाई है कि भाई इस काम को जो है हम लोग करें, जन जन तक जो है अपने विचार को जो हम लोगों ने चर्चा की है उसको जन जन तक आप लोग पहुंचाने का काम कीजिए। बहुत तरह का साजिश चलेगा, चुनाव होगा, क्या होगा, ये है वो है, दिन भर हम लोग तो गालियां खाते हैं और जितना गाली देता है उतना मजबूत होते हैं। तो जितना जिसको गाली देना हो हमको दो, हम गाली खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस लड़ाई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग तो लड़ेंगे जब तक आपको अधिकार नहीं मिल जाता। तेजस्वी की एक और लड़ाई है, हम चाहते कोई ऐसा नौजवान ना रहे बेरोजगार जिसके हाथ जो है खाली रहे। मेरी इच्छा है कि हर एक बेरोजगार को, हर एक नौजवान के हाथ में हम लोग काम देने का काम करें ताकि उसका घर चलता रहे, उसका जीवन भविष्य सुधरे।
ये बेरोजगारी की लड़ाई जो है, ये भी साथ साथ हम लोग जो है लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लेकिन आज देख लीजिए सत्ता में जो लोग हैं क्या काम कर रहे हैं। तेजस्वी के जाने के बाद बता दो एक नौकरी दिया हो तो कितना दिन हो गया इस सरकार के। अब भाजपा के एगो ना दू गो डिप्टी सीएम, अरे एगो काम बता दो। तेजस्वी तो गिना देगा, हम जो रहे काम गिनाए हैं, लेकिन भाजपा के उप मुख्यमंत्री दो वो हैं, दोनों का एक एक कोई काम गिना दे जो एक काम किया हो। बताओ एक कोई काम किया हो भाजपा का उप मुख्यमंत्री तो एक एक काम है कि दिन रात लालू जी को और हमको गाली देना। जाते जाते मेरे तो ये लोग पेपरे लिख के आ दिए। और क्या हुआ रे भाई, पुलिया गिर रहा है कि नहीं? दिन रात हत्या लूट हो रहा है, जनप्रतिनिधियों की हत्या हो रही है, गोली मारा जा रहा है, वेबसाइटों पर हमला हो रहा है। कोई सुनने वाला है? कोई देखे वाला है? बस इनको चुनाव जीतना है। चुनाव काहे जीतना है? आपके भलाई के लिए नहीं, बिहार की तरक्की के लिए नहीं, वो खुद बने रह जाए मलाई खाने के लिए, इसलिए चुनाव जीतना है। हम लोग तो इतना साल विपक्ष में रहे और तेजस्वी राजनीति में तब आए जब हम विपक्ष में थे। हम पे केस मुकदमा किया सब कर लेने दो। जो सांच को आज किस बात की, सच की जीत होती है, सत्य की जीत होती है। और अभी भी देखिए कब से 17 से मुकदमा कर रहा है मेरे ऊपर, क्या हो गया? और मजबूत हुए कि नहीं हुए? की सरकार है, चुप्पी साधे। यहां बता लेटरल एंट्री करा दिया गया। जो गरीब है, पिछड़े समाज के, अति पिछड़े समाज के, दलित समाज के, उनको तो भिखारियां बनाना चाहते हैं। लेकिन कोई लोग अगर मेहनत करके पढ़ ले, आईपीएस का तैयारी करा ले, आईएएस का तैयारी करा ले, तो उसको भी ये लोग नहीं घुसने देना चाहते। अभी 45 को पद निकाल दिया आईएएस आईपीएस का, बिना आरक्षण को लागू किए हुए, बिना परीक्षा को लिए हुए। उसको कहते हैं लेटरल। लेटरल करके लेटरल एंट्री के बहाने कोई परीक्षा नहीं होगा। ये आईएएस आईपीएस बनेगा तो यूपीएससी क्या करेगा? उसका परीक्षा है, नियम है, सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी होती है। जो दिन रात मेहनत करके आईएएस आईपीएस बनना चाहता है उनका क्या होगा, ये सोचने की जरूरत है। यही कृषि विभाग में एकल पद के बहाने आरक्षण को खत्म कर दिया है भाजपा के लोगों ने। और दुख की बात है कि कृषि मंत्री अपने आप को ओबीसी कहते हैं भारत सरकार के। मोदी जी पिछड़ा कहते हैं और फिर बोलते हैं अभी इंटरव्यू में चुनाव में, जो देवराज चौधरी जी ने बोला कि हम तो इंसान है ये नहीं है, हम तो भगवान के रूप हैं। ये बात बोलने वाला व्यक्ति, तो आप लोग सब लोगों को ये हम लोग कहने आए हैं कि एकजुट होइए और लड़ाई लड़िए, अपने अधिकार को जानिए। कहावत है ना, जो सोवत है वो खोवत है। सोए रहोगे तो खोते रहोगे, कुछ होना न जाना नहीं है। जो आज थोड़ा बहुत कई लोगों के कुर्बानियों के बाद, संघर्षों के बाद, हमारे समाजवादी नेताओं के संघर्षों के बाद, लालू जी के संघर्षों के बाद जो कुछ भी सम्मान मिला है, आवाज मिला है, लालू जी ने दिया है, वो भी लोग छीन लेगा। इसलिए आप लोग सब लोग एक होइए। हम लोग किसी का बुरा नहीं चाहते, हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, चाहे कोई जात के, कोई धर्म के हो। लेकिन अगर किसी समाज के साथ अगर कोई अन्याय कर रहा हो तो हम लोगों का खड़ा होना भी, उनकी रक्षा करना भी, उनकी लड़ाई लड़ने का भी फर्ज हम लोगों के ऊपर आता है। और उस दायित्व को निभाने के लिए तेजस्वी पीछे हटने वाला नहीं, उनकी लड़ाई में सबसे आगे मिलने का मिलेगा।
ये तेजस्वी का नुकसान नहीं है, ये उन पीड़ित शोषित समाज, जो कमजोर वर्ग, जो समाज के अंतिम मैदान पे खड़ा जो समाज है, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज, जो गरीब है, जो ठेला ढोने वाले हैं, जो लोग रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, जो लोग भीख मांगने वाले लोग हैं, जो जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन लोग हैं, ये नुकसान उन लोगों का है। हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि बिहार के लोग, सब लोग इस लड़ाई में एकजुट होइए। जब तक आप लोग एकजुट नहीं होइएगा, ये भाजपा की पार्टी अमीरों की पार्टी है, इनको गरीबों से लेना देना नहीं है, ये आरक्षण विरोधी है। और भाजपा और आरएसएस का एक बात एजेंडा है कि संविधान को खत्म करो, संविधान को खत्म करो, अन्नापुरिया कानून को लागू करो। संविधान खत्म हो जाएगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। आज बड़ा दुख होता है, कई बार जो है अपने आप को जो लोग समाजवादी बोलते हैं, आज उनका चेहरा जो है उजागर हो गया। बड़ा दुख है, पीड़ा होती है। हम तो सम्मान देते हैं, चाचा बोलते हैं, लेकिन वो और उनकी पार्टी आज भी मुंह में दही जमा के बैठी है। एक बार भी इनके लिए आवाज नहीं उठाए। आज उनके बदौलत अगर भारत में सरकार चल रही है, उनके पार्टी के लोग मंत्री हैं भारत सरकार में, अगर भाजपा ने मना कर दिया आज जातीय जनगणना कराने से, 9वीं अधिसूची में बिहार का आरक्षण को डालने से, तो जितना बड़ा दोषी भाजपा है, उतना बड़ा दोषी नीतीश कुमार जी भी है। लेकिन इतने में हमारा चाचा जी पलट गए। हम लोग नौकरी दे रहे थे, मानदेय बढ़ा रहे थे, जाति आधारित गणना करा रहे थे, आरक्षण बढ़ा रहे थे, सारा काम कर रहे थे, लेकिन वो पलट गए। वो पलटे क्या किए नहीं किए, लेकिन उन्हीं का मंत्री साहब मेरे साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार बोलते थे, जब जाति आधारित गणना हम लोग कराए तो भाजपा वाला सब कोर्ट चला गया, कोर्ट से रुकवाना चाहता था। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर के जीत के आए। फिर यही बात हुआ कि भाई आरक्षण जो बढ़ाए हैं, ये आरक्षण देखो फिर भाजपा वाला खत्म करवाएगा। हम तो उसी टाइम समझ गए थे, इसीलिए अनुसूची 9 में डलवाना चाह रहे थे कि अनुसूची 9 में आ जाएगा तो आपका आरक्षण बचा हुआ रहेगा, उसको कोई खतरा नहीं रहेगा, गरीब को उसका अधिकार मिलता रहेगा। अपील करते रह गए मोदी जी से, मोदी जी एक बार भी ध्यान नहीं दिए, खत्म कर दिया। और अभी जब भी चाचा जी पलट गए, भाजपा आया, तो फिर बीजेपी वाला कोर्ट जाकर के इसको रुकवा दिया। बताओ इसमें किसका नुकसान है? जब तक बीमारी का पता नहीं चलेगा, तब तक कैसे काम होगा, कैसे स्वस्थ रहेगा लोग, है कि नहीं? पेट में दर्द है, दे दीजिएगा सर दर्द का दवा, तो काम चलेगा। इसमें बुझा जाएगा कि भाई पेट में किसको दर्द है, कौन लगड़ा रहा है, किसको जो है दिल का दिक्कत है, किसको लीवर का दिक्कत है, किसको फेफड़ा का दिक्कत है, इसमें सब बुझा जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने देश में पहला ऐसा राज्य बना बिहार, जब हम 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहे, तो हम लोगों की लड़ाई थी, लालू जी सड़क से लेकर संसद तक लड़े, और हमको जब मौका मिला तो हम लोगों ने सबसे पहले बिहार में सरकार बनते ही जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराने का काम किया। उसमें पता चला कि उच्च जाति के लोग इतने गरीब हैं, पिछड़े उनसे ज्यादा गरीब है, अति पिछड़े उनसे ज्यादा गरीब है,
दलित उनसे ज्यादा गरीब है, अल्पसंख्यक गरीब है, और आदिवासी जो बिहार में है सबसे गरीब हमारे आदिवासी लोग हैं। ये सारा सच्चाई जो है उसमें पता चला। उसमें यह भी पता चला कौन लोग भूमिहीन है, कौन लोग बेरोजगार है, कौन लोग भीख मांगता है, कौन समाज का है। तो हम लोगों ने इसके बाद निर्णय लिया कि भाई ऐसे लोगों को सरकार, हम लोग नियम लाए, कानून बनाए कि जो बेरोजगार है उसको 2 लाख रुपया का हम लोग आर्थिक मदद करेंगे ताकि अपने पैर पे खड़ा हो जाए। जिसके पास जमीन नहीं है उसको 1 लाख रुपया देंगे, और जिसके पास घर नहीं है बनाने का जमीन पर उसको 1,20,000 रुपया हम लोग दिलवाने का काम करेंगे, ताकि उन लोगों के पास काम हो और अपना छत हो, ताकि वो लोग आगे बढ़े। लेकिन इतने में हम लोगों ने तय किया कि ये भी नहीं, सरकारी नौकरी तेजस्वी ने 5 लाख 17 महीने में सरकारी नौकरी दिया। उसमें मान लीजिए आरक्षण पहले नहीं था, उतनी सीमा नहीं थी, 50 के अंतर था, तो फायदा उतना हुआ। फिर हम लोगों ने तय किया और बहाली निकलेगी, 3 लाख और प्रक्रियाधीन कराए, उस नौकरी को और बढ़ाए कि और 3 लाख यानी 8 लाख लोग को हम नौकरी देंगे। तो 3 लाख को और बढ़ाए, और उसमें हम लोगों ने तय किया कि भाई हम लोग आरक्षण को बढ़ा दें, क्योंकि जिसकी जितनी आबादी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसी हिसाब से उनको उनका अधिकार सम्मान मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने 50 से जो नीचे था उसको 65% कर दिया, और 10% जो EWS का जो था उसको एज इट इज रखा, ताकि जो भी सरकारी नौकरी होगी तो समझो कि 65% जो लोग हैं उनको पूरा नौकरी मिले। 2-2 लाख करोड़ के ऊपर का बजट चला गया है, उसमें से गरीब को क्या खर्च कितना पहुंच रहा, कितना मिल रहा है भाई। अरे उदय नारायण चौधरी जी ने कहा कि दलितों का जो है स्कॉलरशिप जो है खत्म कर दिया गया, छात्रवृत्ति खत्म कर दी गई, अति पिछड़ों का छात्रवृत्ति खत्म कर दिया गया। तो बात यह है हम लोगों को समझने की, जो सदियों से जो हम लोगों को गुलाम बनाए हुए हैं, जो मानसिक गुलामी देते हैं, आज उन्हीं लोगों को पीड़ा है कि भाई गिनती हो जाएगी तो सच्चाई सामने आ जाएगा। आदमी बीमार है, हड्डी टूटल है, तो डॉक्टर साहब के पास जाइएगा तो एक्सरे कराइएगा ना, पता चलेगा कि टूटल है कि सूजन है कि क्या है रे भाई, कराता है कि नहीं कराता है। तो वही ना बीमारी जो हम लोगों में है, जो गरीबी, उसका सच्चाई पता कराने का एक्सरे मशीन है जातीय जनगणना। जानते हैं कि प्रदेश के मुखिया के मन में क्या बात थी, उन्होंने अपने पक्ष को न्यायालय में क्यों नहीं मजबूती से रखा। आपने मामला जो उठाया जाति गणना का, वो आज पूरे देश में प्रत्येक प्रदेश उसका अनुसरण करने के लिए तैयार है। आज किसी भी प्रदेश में जाइए, हम लोग को हर एक प्रदेश में जाने का मौका मिलता है, और जब जाते हैं तो यही बोलता है कि नेता हो तो तेजस्वी यादव जैसा। और हम विश्वास दिलाते हैं अपने पार्टी की ओर से, अपने सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं की ओर से, कि जो हमारे लीडर ने जो मसाल उठाया है, चाहे वो जाति जनगणना का हो या आरक्षण का मुद्दा हो, उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को चाहे जो भी बलिदान देना पड़े, जो भी त्याग देना पड़े, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जो समाजवादी चोला पहनकर इस देश में इतना बड़ा भ्रष्टाचारी नेता नहीं हो, जिसके अगल बगल में डाकू अंगुली माल और डाकू खड़क सिंह जैसे लोग बैठे हैं, फिर भी अपने को कहते हैं कि मैं ईमानदार हूं।
आज मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं। आज हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं और आपको बल देने के लिए आए हैं कि जिस मुहिम को लेके आप आगे बढ़े हैं, पूरे राज्य के करोड़ों कार्यकर्ता आपके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार बैठे हैं। और इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल। मतलब जनगणना नहीं चाहते हैं कराना। अरे भैया, जनगणना हो जाएगा तो आपकी पोल क्या खुल जाएगी। मुझको तो कभी कभी ताज्जुब होता है कि इस सरकार में हमारे साथी, हमारे नेता रहे छात्र आंदोलन के, वर्तमान मुख्यमंत्री जी भी हैं और वो कहते हैं कि साहब हम जो है जातीय जनगणना कराने के पक्षधर हैं। भाई, आप सरकार के हिस्सेदार हैं और अगर सरकार नहीं कर रही है तो आप सपोर्ट क्यों नहीं विड्रॉ करते? सपोर्ट तो विड्रॉ कर लेना चाहिए। तो ये दोहरा चरित्र अब गांव का जो बेजुबान था वो भी समझ रहा है। इसलिए इन बातों को गांव तक ले जाना है और इनको हार के, थक के, झक मार के आज न कल जातीय जनगणना कराना होगा। और जातीय जनगणना जब हो जाएगा तब पता चलेगा कि किन लोगों ने देश की दौलत की हकमारी की है, देश की नौकरियों की हकमारी की है। इन सारे मुद्दों पर विस्तार से तेजस्वी जी बोलेंगे। यही कहा कि यह तो अभी अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। धन्यवाद। मैंने कहा हर कोई जातिगत जनगणना की बात कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जब नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी 2018 में भी 19 में भी नेता विरोधी दल थे, इन्होंने मांग रखी बिहार विधानसभा में, बीजेपी को उसका समर्थन करना पड़ा। और अभी भी हम चुनौती दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को और उनकी सरकार को। बिहार में और केंद्र में उनकी सरकार है, या तो इस आरक्षण 65% जो आरक्षण बढ़ाया है इसको आप 9वीं अनुसूची में डालिए, या फिर आप स्पष्ट रूप से कहिए कि हम इसको नहीं डाल सकते, या फिर आप देश भर में आप जातिगत जनगणना करवाइए। 2021 में जनगणना, हर 10 वर्ष बाद जनगणना होना होता है, लेकिन 4 वर्ष ज्यादा हो गया। 2021 में होना था, 2024 खत्म होने को है, इन्होंने नहीं कराई है। और ये हमारी मांग है कि आपको जातिगत जनगणना कराना होगा और राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता इसे कराकर रहेंगे। साथियों, 1996-97 में जब संयुक्त मोर्चा की सरकार थी नई दिल्ली में, जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी होते थे। 3 राज्यों में जनता दल, उस वक्त जनता दल के मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री जनता दल के थे श्री एच डी देवगौड़ा जी। लालू प्रसाद जी की पहल पर उस वक्त देवगौड़ा कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया कि 2001 की जनगणना में जातिगत जनगणना होगी। दुर्भाग्य से 1998 में सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 1998 से लेकर 2004 तक। उसी दरमियान 2001 में जो हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है वो हुई। वाजपेयी सरकार ने उस निर्णय को पलट दिया क्योंकि ये लोग आरक्षण और जातिगत जनगणना के विरोधी हैं। और उस कैबिनेट में आज के बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री वो कैबिनेट मंत्री होते थे, जो आज कह रहे हैं कि बिहार में हमने जनगणना करवा दी। तो वो 18 वर्ष से यहाँ मुख्यमंत्री थे, केंद्र में भी मंत्री रहे उस वाजपेयी जी की सरकार में। दुर्भाग्य से जब लालू जी केंद्र में मंत्री थे 2004 से 2009, तो उस वक्त 2001 की जनगणना हो चुकी थी, फिर 2011 में जनगणना होनी थी। तो उन्हीं के प्रयास से 2010 में उन्होंने संसद को कई दिनों तक ठप किया और तत्कालीन यूपीए सरकार का बाहर से समर्थन था, लेकिन उस सरकार को मजबूर किया तो उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के नाम पे वो जनगणना करवाई। लेकिन फिर जब 14 में सरकार बदली तो इन्होंने उस आंकड़ों को प्रकाशित नहीं किया, कहा कि इन आंकड़ों में कुछ एनोमलीज है, विसंगतियां हैं, इसलिए हम उन आंकड़ों को पब्लिश नहीं करेंगे। हालांकि वो लालू प्रसाद जी की पहल पे ही 5,000 करोड़ रुपए लगा केंद्र सरकार का सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराने का, लेकिन इन्होंने उस डेटा को पब्लिश नहीं किया। तो ये मूलतः ये लोग आरक्षण के और जातिगत जनगणना के विरोधी हैं।
नहीं आए हैं, क्या सुनाना है लोगों के बीच में, वह लोगों से अपने नेतृत्व से समझने आए हैं। अपने स्थानों पर जाओगे आप ही के मन और दिमाग में सारी बातें रह जाएंगी, या झोपड़ियों तक अनाथ लोगों के बीच में आप समझाने का काम करोगे कि राष्ट्रीय जनता दल आपकी लड़ाई लड़ रहा है। इस जनगणना को जो लोग कहते हैं कि जातियों में जनगणना करने से विवाद पैदा होगा, मेरे 2-3 सवालों का जवाब दे दें। प्रथम सर्वे इस भारत में 1912 में हुआ था, जिसको कैडस्ट्रल सर्वे कहते हैं। बोलो उस खतियान में सबकी जाति लिखी हुई है कि ना? आज भी खतियान में सबके जात लिखे गए हैं। जो 1970 में फिर खतियान बना संपत्ति का, समों के कॉलम में जातियां लिखी हुई हैं, ठीक से समझना साथियों। फिर बात यहां पर आती है, प्रथम नामांकन जो हमारे बच्चों का होता है, स्कूल में सबकी जातियां लिखी जाती है कि नहीं जाती हैं? संपत्ति के रिकॉर्ड ऑफ राइट में जातियां लिखी जाती, फिर रीजनल सर्वे में लिखा गया। विद्यालय में जिस दिन वो विद्यार्थी गया उसी दिन उसकी जाति लिखी गई। केवल एक ही बात तो कहा जा रहा है कि जरा उसकी गणना समेकित तो कर दो। नीतीश कुमार सर्वे करने जा रहे हो, आपकी घोषणा है, जो रिकॉर्ड ऑफ राइट बनेगा उसमें जाति आप लिखोगे कि नहीं? यदि जातियों का लिखोगे उसके खानदान पिता के नाम पर सबकी जातियां, तो सारे आंकड़े भी इकट्ठा कर लो। किस गांव में कितनी जातियों के लोग रहते हैं, और सर्वे के इस कार्यक्रम में एक चीज तो बना लो, जमीन किसके पास है, संपत्ति किसके पास है, और झोपड़ियों में रहने वाले अनाथ लोगों की जमात कितनी बड़ी है। साथियों जरा ठीक से समझो, जिस दिन इंसान पैदा होता उसी दिन उसकी जाति अपने खानदान के ऊपर दर्ज की जाती है। ये व्यवस्था किसने भारत में चलाया? समाजवादियों ने, या सचमुच जो जातिवादी हैं, जो सचमुच जातिवादी हैं और दूसरे को कहते हैं कि इस गणना से जातिवाद आएगा। जिस दिन जन्म होता है बच्चे का, क्या उस दिन जातियां लिखी रहती है ललाट पर, जिसके लिए पूजा पाठ आप करवाते हो? नहीं लिखा रहता, फिर भी जाति तय कर देते हो। ये तो भारत की व्यवस्था चल जा रही है। केवल एक चीज कहा जा रहा है, जरा इनकी संख्या तो कायदे से कर दो। और संख्या तय करने में कौन भाग रहा है? जो संपत्ति और हर चीज पर जमा हुआ है, वो नहीं चाहता है कि लोगों के सामने अंकों में भी ये प्रदर्शित हो जाए। ये तो अंक है, केवल अंकों से केवल हक का डिटर्मिनेशन होगा कि आखिर इनके हक क्यों नहीं मिल रहे हैं और इनके क्यों नहीं मिलना चाहिए।